एक किताब बनाई गई और इस किताब में कभी भी कोई संशोधन नहीं हो सकता। यह है अमेरिका का संविधान। वहीं दूसरी तरफ एक किताब बनाई गई जिसमें जरूरत पड़ने पर कभी भी संशोधन हो सकते हैं। यह एक डायनेमिक किताब है और यह है भारत का संविधान, जिसमें कभी भी सोसाइटी में बदलाव करने के लिए हम हमारे संविधान में संशोधन कर सकते हैं और इन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 मिनट में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको कैसा लगेगा? हर एक एग्जाम में कोई भी अमेंडमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका यहां से फंसेगा ही फंसेगा। मतलब हर एग्जाम में 2 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगले 10 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की है। पहला जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये आपको 10वां अमेंडमेंट ध्यान रखना है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1961 में हुआ था। 1961 के इस अमेंडमेंट के तहत दादरा और नागर हवेली, ठीक है, दादरा और नागर हवेली, इनको भारत एक यूनियन में जोड़ दिया गया। मतलब यह भारत की यूटी बनाकर इस संघ में शामिल कर ली गई। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल बोलता है कि यह देश, मतलब भारत, एक यूनियन है, संघ है, जो कि सारी यूटीज और स्टेट से मिलकर बना है। तो दादर और नगर हवेली को भारत में दर्जा दिया गया यूटीज का इसी अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद 13वां संशोधन आपको ध्यान रखना है 1963 का। इसमें नागालैंड को राज्य डिक्लेयर किया गया और इतना ही नहीं, स्पेशल प्रोविजन भी दिया नागालैंड को, ताकि नागालैंड का जो पिछड़ा एरिया है उसको और बेहतर किया जा सके। और आर्टिकल 371A में इसे शिफ्ट किया गया। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ध्यान रखना है 24वां संशोधन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे। अब देखिए, ये जो अमेंडमेंट है 24वां, ये बताता है कि पार्लियामेंट में कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी हैं। जब तक राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल कानून नहीं बन पाएगा। तो यहां पर लिख लीजिए, प्रेसिडेंट हैज टू साइन पार्लियामेंट्री बिल। इसके बाद अगला अमेंडमेंट 36वां संशोधन है, जो कि 1975 में हुआ था और इसमें सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया। मतलब सिक्किम को भारत के राज्य का एक दर्जा मिला। इसके बाद 1976 में 42वां संशोधन हुआ। इसी को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मतलब छोटा संविधान बोला जाता है। उसका कारण यह है कि जितने भी अमेंडमेंट हैं उनमें सबसे बड़ा संशोधन 42वां संशोधन ही है। इसके तहत काफी सारी चीजें हुई, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट हैं उनमें से भी। पहली चीज तो 42वें संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, जो कि हमने यूएसएसआर, मतलब आज की डेट में जिसको रशिया बोलते हैं, उससे लिया है। और साथ में 3 वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए। ये 3 वर्ड कौन कौन से? एक तो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, दूसरा सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया और तीसरा इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया। ठीक है, ये 3 वर्ड इसमें जोड़े गए। इसके बाद 1978 में 77 में कांग्रेस की सरकार पहली बार आउट हो गई केंद्र से और जनता दल की सरकार बनी। तो 78 में इन्होंने क्या किया, 44वां संशोधन लेकर आए और इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था, ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर कर दिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, इसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसको शिफ्ट कर दिया गया आर्टिकल 300A में। ठीक है, और अब ये क्या बन गया? अब ये लीगल राइट बन गया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये केवल फंडामेंटल राइट हुआ करता था और 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन इसके हट जाने के बाद यही कारण है कि आज तक हमारे फंडामेंटल राइट केवल 6 हैं, क्योंकि एक ये हट चुका था। एक और काम यहां पर किया गया, इंदिरा गांधी ने इससे पहले 42वें संशोधन में एक प्रावधान दिया था कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इमरजेंसी लगा सकते हैं, और यही कारण था कि इंदिरा गांधी ने रातों रात इमरजेंसी लगवा दी थी। लेकिन जनता दल ने उसको रिवर्स कर दिया। जनता दल ने इसमें प्रावधान दिया 44th अमेंडमेंट में कि राष्ट्रपति तब तक इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं जब तक जो कैबिनेट है, कैबिनेट के जो सारे मंत्री हैं, वो रिटन में ना अपनी रिकमेंडेशन दें, तब तक राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि तब से लेकर अभी तक इमरजेंसी डिक्लेयर करना मुश्किल हो गया है, वरना पहले इसको आम बना के रखा गया था कि राष्ट्रपति जब चाहे रातों रात इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसके बाद जो अगला अमेंडमेंट है ये 1987 में हुआ है, 56 अमेंडमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 में गोवा को भारत के स्टेट का दर्जा मिला और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गोवा भारत का कौन सा राज्य बना, तो गोवा भारत का
25वां स्टेट बना। अभी कहीं जाना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। आज है 28 मार्च। 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ऐसा ऑफर आज तक नहीं आया है टेक्स्ट बुक में। आप टेक्स्ट बुक में कोई भी बैच लेने जाते हो या कोर्स लेने जाते हो, 90% का फ्लैट डिस्काउंट आपको ईद के उपलक्ष्य में मिल रहा है। टेक्स्ट बुक की तरफ से ईदी है ये। लेकिन अगर 90% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड लगाना पड़ेगा सुल्तान। ऑलरेडी आपको वहां पर डिस्काउंट दिखाएगा, कहीं पर 8% का, कहीं पर 20% का, कहीं 25% का। लेकिन अगर आपको 90% चाहिए तो जैसे ही आप सुल्तान कोड डालेंगे, तुरंत आप जैसे ही अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, वहीं पर 90% फ्लैट ऑफ हो जाएगा। अभी तक जो बैचेस करीब 4500 के थे, वो आज आपको सिर्फ और सिर्फ 664 के मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, वैलिडिटी 33% तक बढ़ा दी गई है। मतलब अभी तक 24 महीने का जो था, तो इस ऑफर के अंतर्गत 24 + 12 हो गया है। मतलब 3 साल का अब आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अभी तक जहां पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन था जिस बैच में, उसमें +3 हो गया है। मतलब 9 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये ऑफर केवल 3 दिन के लिए ही है। आज 28, कल 29 मार्च और उसके बाद 30 और 31। हां, 4 दिन तक है ये आपका ऑफर। 31 मार्च के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाकर भी आप कोई भी बैच परचेस कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो अमेंडमेंट है ये 1989 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, 61वां संशोधन हमारे संविधान में हुआ। अब ये क्या कहता है समझिएगा। इसके तहत अभी तक क्या था, जो वोटिंग के लिए मिनिमम एज थी वो 21 साल हुआ करती थी, वोटिंग एज। अब इसको घटा दिया गया, 21 साल से इसको 18 साल कर दिया गया। किसकी? वोटिंग एज। और ये तब से लेकर आज तक ऐसी ही है। आज की डेट में आप मिनिमम 18 के जैसे ही हो जाते हैं, उसके बाद आप वोट दे सकते हैं। इसके बाद 69th अमेंडमेंट 1991 में आया। तो इसके अंतर्गत जो दिल्ली है, भारत की राजधानी, इसको एनसीआर का दर्जा दिया गया। एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन का इसको दर्जा दे दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो अभी है क्या कि अभी तक हमारे संविधान में लिखित तौर पर 106 अमेंडमेंट तक हो चुके हैं। तो ये जो लास्ट के अमेंडमेंट है ना, पिछले 10 सालों के, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब 2015 से लेकर 2020 तक और अभी तक। जो 100वां संशोधन है ये बताता है कि भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसको पूरे तरीके से सील किया जाए। 1971 में बांग्लादेश बना और 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसमें पड़ने वाले कुछ हिस्से थे, उनका बंटवारा किया गया। लेकिन उसके बाद प्रॉपर बॉर्डर फेंसिंग के थ्रू नहीं हो पाई थी। तो अब उन सारे बॉर्डर्स को लॉक किया जाए, जिसके लिए अमेंडमेंट लाया गया था। तो यहां पर लिख लीजिए, इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, 100वां संशोधन। इसके बाद 2017 में 101 अमेंडमेंट हमारे संविधान में आया। और आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत भर में जीएसटी अप्लाई कर दिया गया। मतलब एक नया टैक्स आया। तो लिख लीजिए, ये जो अमेंडमेंट है 101 संशोधन, ये जीएसटी लेकर आया था। इसके बाद 2018 में 102वां संशोधन आया। अब इसने क्या किया, 102 अमेंडमेंट ने, तो अभी तक जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास था, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। और ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 338B में है। अगला देखो, 2019 में 103वां संशोधन आया, 103rd अमेंडमेंट। इसके अंतर्गत EWS, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी, जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 2019 में आया था 103वां संशोधन, जिसके तहत EWS को 10% रिजर्वेशन है। अब इसके बाद 104 अमेंडमेंट आया, जो कि 2020 में आया। अब ये किससे रिलेटेड है? तो इस अमेंडमेंट के अंतर्गत अभी तक लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षित होती थी, उन सीटों को एंग्लो इंडियंस का आरक्षण हटाकर SC और ST कम्युनिटी को आरक्षित कर दी गई है। लोकसभा के अंदर 552 में से 2 मेंबर एंग्लो इंडियन हो सकते थे, लेकिन अब वही जो 2 मेंबर हैं, जो 2 सीटें हैं, वो SC और ST कम्युनिटी को दे दी गई है। तो यहां पर लिख लीजिए, एंग्लो इंडियन से इसको शिफ्ट करके SC और ST कम्युनिटी को दे दिया गया। साथ में इसी तरीके से हर एक राज्य की विधानसभा में 1 सीट आरक्षित होती थी एंग्लो इंडियन के लिए, तो वो 1 सीट या तो SC कम्युनिटी को दी जाएगी या फिर ST कम्युनिटी को दी जाएगी। 105वां संशोधन, जो कि 2020 में आया।
अब देखिए ये अमेंडमेंट क्या बोलता है। अभी तक राज्य सरकारों को ये परमिशन नहीं थी कि वो अपने राज्य के अंदर जितने भी सोशल और इकोनॉमिकल बेस्ड बैकवर्ड क्लास हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि सामाजिक तौर पर जिनके पास अभाव है चीजों का और जिनके पास पैसे का भी अभाव है, उन लोगों की लिस्ट नहीं तैयार कर सकते थे। तो यह संशोधन लाया गया और यह राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि वो जो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास है, उनकी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ये किसको दिए गए निर्देश? स्टेट्स को। अब देखिए राज्य सरकारें उनकी लिस्ट बनाएंगे तभी तो फिर योजनाएं आ पाएंगी। और अभी तक का सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है 106 अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री की नारी शक्ति वंदन अधिनियम योजना जो है उसके अंतर्गत इसको लाया गया है। और पार्लियामेंट में 1/3 सीटें, मतलब 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित कर दी गई हैं, विमेन को रिजर्व कर दी गई हैं। क्या देख रहे हो? बस इतना ही इंपॉर्टेंट थे सारे अमेंडमेंट्स। हो गया ना? वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो में नीचे लाइक का बटन है, उसको प्लीज दबा दो और सुल्तान को मोहब्बत बख्शो, क्योंकि 1 अप्रैल से ल्यूसेंट सीरीज लेकर आ रहा हूं रात में 8 बजे। 15 दिन 1500 एमसीक्यूज पूरी ल्यूसेंट खत्म कर दूंगा और 2025 में जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा। एग्जाम चाहे जो भी हो, इस साल जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ल्यूसेंट के थ्रू इस बात की गारंटी दे रहा हूं। 1 अप्रैल रात 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।